हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करेंगे अपन आरओ और एआरओ की इंडियन पॉलिटी सीरीज। पिछले वीडियोस में अपन ने पार्लियामेंट के बारे में खत्म किया था। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बट छोटा सा टॉपिक है जो है पार्लियामेंट्री कमिटीज। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में अपन समझते हैं। देखिए, जब भी अपन पार्लियामेंट की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बॉडी है। यदि अपन देखें तो ये इतनी बड़ी बॉडी है और प्लस एक मेजर इशू है कि यहां पर सारे के सारे जो एमपीस रहते हैं वो लाइव टेलीकास्ट पे रहते हैं। इसी वजह से आप देखोगे पार्लियामेंट में रकस होना बहुत ज्यादा कॉमन है। पार्लियामेंट में एमपीस जो हैं ऐसी बातें ज्यादा करते हैं जो लाइमलाइट उन्हें ज्यादा मिले। इसकी वजह से होता क्या है, जो इंपॉर्टेंट टेक्निकलिटीज होती हैं जैसे कि बिल के बारे में डिटेल डिस्कशन करना या फिर एक एक पॉइंट उठाना किसी भी बजट एस्टिमेट्स के बारे में, वो हो नहीं पाता है। इस वजह से एक अलग ही सिस्टम डिराइव हुआ है जो कि है पार्लियामेंट्री कमिटीज। पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या करती हैं, इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज ऑफर होती है इन कमिटीज के द्वारा। सबसे पहले आप समझो, ये जो पूरा का पूरा वर्क होता है ये ऑफ द कैमरा एक क्लोज रूम में होता है। तो यदि कमिटीज क्लोज रूम में बैठे तो क्या हो सकता है, यहां पर इन्हें जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर रहते हैं, जो हाउस को फ्लोर को मैनेज करते हैं, जिन्हें विप कहते हैं, उनके कमांड नहीं फॉलो करना पड़ता है। इन्हें क्या करना होता है, ये एक्चुअली टेक्निकलिटीज पर काम करते हैं। और बिकॉज इसमें क्या होता है कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी को रिफर किया गया, तो यहां पर जो पार्लियामेंट्रियंस हैं इनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है। तो क्या हुआ, ये इससे रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुला लेते हैं और वो एक्सपर्ट्स से मैटर को समझकर ये फाइनली डेलीगेट कर सकते हैं। यही सब एडवांटेजेस हैं आप देखोगे पार्लियामेंट्री कमिटीज के लिए। इसीलिए जब भी अपन बात करेंगे पार्लियामेंट के वर्किंग के, तो पार्लियामेंट्री कमिटीज के बिना पार्लियामेंट का वर्किंग कभी भी एफिशिएंट नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इनका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के हिसाब से इनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हर कंट्रीज में होता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग इसका जो है एग्जांपल यूएस की कमिटीज हैं। आप देखे होंगे कि बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ या अदर हेड्स को इन कमिटीज समन करती हैं और इनसे इंफॉर्मेशन लेती हैं। तो सबसे पहले इनका कहां जिक्र है, रूल्स ऑफ द हाउस, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, इन पर इनका फॉर्मेशन का जिक्र है। यह होता है पार्लियामेंट्री कमेटी। अब समझते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट कैप्चर्स द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी। पार्लियामेंट्री कमिटी यानी कि आप समझो ये किसी ना किसी पार्लियामेंट के हाउस यानी कि लोकसभा या राज्यसभा से अटैच होंगी। ये इनके जो मेंबर्स होंगे ब्रॉडली इन्हीं से सेलेक्ट किए जाएंगे और ये किसको रिपोर्ट करेंगी, या तो हाउस को, जिस भी हाउस की लोकसभा की हुई तो लोकसभा को, राज्यसभा की हुई तो राज्यसभा को, और या फिर ये इनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं स्पीकर या चेयरमैन उन्हें रिपोर्ट करेंगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी। यानी कि कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय पार्लियामेंट्री अफेयर्स, बिल्कुल गलत, ये मिनिस्ट्री का कोई रिलेशन नहीं है। दैट वर्क्स इंडिपेंडेंटली विदाउट रिपोर्टिंग टू द हाउस, गलत। अ कमिटी दैट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स टू ड्राफ्ट प्राइवेट मेंबर बिल, देखा है अपन ने प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, जो एक प्राइवेट मेंबर यानी कि मिनिस्टर जो नहीं है ऐसा पार्लियामेंट्री यदि प्रेजेंट करता है उसे प्राइवेट बिल कहते हैं। तो अ कमिटी दैट इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस, बिल्कुल सही बात है, अंडर द स्पीकर एंड प्रेजेंट्स एफर्ट, जो रिपोर्ट है टू द हाउस। दिस इज द डेफिनेशन। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या है। सबसे पहले इसके जो मेंबर्स होंगे वो खुद हाउस से ही सेलेक्ट किए जाते हैं। ये या तो इलेक्टेड हो सकते हैं, जैसे कि पूरे के पूरे हाउस में इलेक्शन हो एक मेंबर्स को सेलेक्ट करने का, या तो हो सकता है अपॉइंटमेंट हो जाए यानी कि नॉमिनेशन हो जाए। उसके बाद ये डायरेक्टली प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंडर काम करती हैं और किसे करती हैं, इन्हें ही रिपोर्ट करती हैं, या तो हाउस को या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। और फाइनली इनका जो सेक्रेटरीट है, कामकाज के लिए ऑफिस है, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो जिस हाउस के अंडर ये कंस्टिट्यूट हुई है वही प्रोवाइड करते हैं। यानी कि ब्रॉडली अपन समझें तो पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती हैं, जो लोकसभा या राज्यसभा के अंडर बनी होती है और पूरा का पूरा जो काम झाम है वो यही हाउस प्रोवाइड करते हैं, या तो ये स्पीकर के अंदर इसी के अंदर काम करती हैं। तो या तो स्पीकर इनका कामकाज खेलेगा या तो पूरा हाउस देखेगा इनका कामकाज।
नेक्स्ट, अब यदि क्लासिफिकेशन देखें तो दो तरीके की कमिटीज होती हैं, एक होती है स्टैंडिंग और एक होती है एडॉक। एडॉक मतलब कि होता है टेम्पररी इन नेचर, यानी कि कभी कोई कामकाज आया तो एक कमिटी कंस्टिट्यूट कर दी जाएगी उस पर्पस के लिए, और जब वो काम खत्म हो गया उस कमिटी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। दूसरी होती है जो हमेशा रहती हैं, एंड दैट इज नोन एज स्टैंडिंग कमिटीज। स्टैंडिंग कमिटीज आप देखोगे तो बहुत टाइप की होती हैं। फॉर एग्जांपल, इनकी क्लासिफिकेशन समझे तो हाउस कीपिंग कमिटी, यानी कि जो हाउस के कामकाज को देखती हैं उस तरीके की कमिटीज होती हैं। फाइनेंशियल कमिटीज जो कि फाइनेंस से रिलेटेड काम करती हैं। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, कमिटीज टू इंक्वायर, इस तरीके से बहुत सारी कमिटीज होती हैं। तो क्या एग्जाम के पर्पज से अपन को क्या करना है, एग्जाम के पर्पज से जो अपन को समझना है वो है फाइनेंशियल कमिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। ये दो को अपन इन डेप्थ पढ़ेंगे, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं को समझेंगे अब अपन नेक्स्ट से। तो नेक्स्ट समझते हैं अपन पब्लिक अकाउंट कमिटी। पब्लिक अकाउंट कमिटी सिंपल सी बात होती है, यदि इस कमिटी को समझे तो यदि आप देखोगे कॉम्प्ट्रेल एंड सीएजी जो होता है, कॉम्प्ट्रेल एंड अकाउंट जनरल, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्या करते हैं, सरकार को बहुत सारी रिपोर्ट्स पेश करते हैं। जो सरकार ने पूरा का पूरा बजट से रिलेटेड कुछ रिपोर्टिंग्स करते हैं, उसके बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को रिलेटेड रिपोर्ट करते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स पेश करते हैं। पब्लिक अकाउंट कमिटी क्या करती है, ये जो पैक है इस रिपोर्ट को एक एक बार एग्जामिन करती है और सरकार को अकाउंटेबल करती है कि भैया यहां पर आपने गलती कैसे करी है। तो उस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ती है और फिर सरकार से क्वेश्चन पूछती है कि आप क्यों किए हो। समझ रहे हो, यानी कि फाइनेंस के टर्म्स में ये बहुत बड़ी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी पेश करती है सरकार के लिए। तो इस कमिटी के बारे में देखते हैं। सबसे पहली बार ये कब सेटअप हुई थी, 1921 में सेटअप हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के अंदर। देखते हैं क्वेश्चन के जरिए, हाउ मेनी मेंबर्स डज द पीएसी कंसिस्ट ऑफ। तो पीएसी जो होते हैं 22 मेंबर से बनी होती है। ये जो 22 मेंबर हैं इसमें में से जो 15 मेंबर हैं लोकसभा से सेलेक्ट होते हैं और इसके अलावा 7 मेंबर जो हैं राज्यसभा से सेलेक्ट होते हैं। ये मिलके बनाती है पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी। ठीक है, तो अब यदि ये जो 22 मेंबर अपन देखें, इसमें में से जो मेंबर्स होता है इनका चुनाव होता है, यानी इलेक्शन होता है। कैसे होता है चुनाव, इसमें जो मेंबर्स रहते हैं पार्लियामेंट्रीज, जैसे लोकसभा में हो रहा है तो लोकसभा के जितने भी लोग रहेंगे आपस में ही चुनेंगे में मेंबर्स को, और इस चुनाव के बाद अपने में से लोकसभा के मेंबर्स में से ही चुनाव होगा और 15 मेंबर्स यहां से चुने जाएंगे। और इसके बाद इनका एक चेयरमैन होता है। वो चेयरमैन कैसे चुना जाता है, वो चुना जाता है स्पीकर के द्वारा। यहां पर अपॉइंटमेंट होता है स्पीकर का। स्पीकर इलेक्शन नहीं करवाते हैं, इसका नॉमिनेशन करते हैं, एक बंदे को सेलेक्ट कर देते हैं जिसे वो नॉमिनेट कर देते हैं। अब ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये जो इलेक्शन का जो कंपोजिशन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में होता है। यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, लेट अस से आप देखोगे, मान लो बीजेपी की कितनी सीट्स हैं, टोटल में से मान लेते हैं अपन 45% सीट्स है। मान लो कांग्रेस की कितनी है, 20% सीट्स। इस तरीके से अलग अलग पार्टीज की सीट्स रहेंगी। यदि आप देखोगे लेट अस से कोई अदर पार्टी हो गई, उसकी 10% सीट्स है, 20% किसी और की सीट है, इस तरीके से। तो जो फाइनल 15 मेंबर सेलेक्ट होंगे लोकसभा में से, उसमें क्या होगा, यही कंपोजिशन होगा। बीजेपी के मेंबर कितने होंगे, 45% ऑफ 15। तो यानी कि कोई पार्टी छोटी हो या बड़ी, उसे क्या होता है, पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी में उनको क्या मिलता है, एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और इसी वजह से ये एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्स व्यू पॉइंट को इनकॉर्पोरेट कर सकता है, सारी पार्टी को अपना स्टैंड रखने का मौका मिलता है। यदि इसी में अपन समझते हैं तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी जो मंत्री है यानी कि मिनिस्टर है वो इसका मेंबर कभी भी नहीं बन सकता। और ये पूरी की पूरी कमेटी का टर्म कितना होता है, 1 साल होता है। यदि क्या होता है, मान लीजिए कोई मंत्री नहीं है और बाद में मंत्री बन जाता है तो क्या होगा, उसे इस कमेटी से रिजाइन करना पड़ेगा। ये किस लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि ताकि अकाउंटेबल करा जा सके सरकार को। यदि मिनिस्टर रहेगा इसमें तो वो पर्पस ही फ्लॉड हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पीएसी। तो क्या फंक्शन नहीं है, अपन ने देखा क्या फंक्शन है, बेसिकली सीएजी को रिपोर्ट्स को बिल्कुल अच्छे से एग्जामिन करना। तो एग्जामिनिंग द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी, सही बात है। स्क्रूटिनाइजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर,
फ्रॉम बोथ लीगल एंड फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। बिल्कुल सही बात है, सीएजी की रिपोर्ट में रहता है, अप्रोप्रिएशन रिपोर्ट रहती है, कितना फंड निकला, उस रिपोर्ट से क्या किया जाता है, दो तरीके से एग्जामिन किया जाता है। क्या जो पैसा लिया गया है वो लीगली अवेलेबल है, तो वो लीगली हो गया, और फाइनेंशियल के सेंस से क्या पैसा को सही तरीके से स्पेंड किया गया है, तो ये भी सही है। रिव्यूइंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, बिल्कुल वही है, वही बात कर रहा है कि अच्छे से एग्जामिन करना। डिटरमाइनिंग द ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, क्या पॉलिसी डिटरमाइन करता है, नहीं, इसका काम क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स को स्टडी करना और ये बताना है कि आपकी पॉलिसीज क्या सही तरीके से ली गई हैं, क्या लीगल है, और क्या फाइनेंस को प्रूडेंशियल मतलब होता है क्या सही तरीके से विजडम के साथ स्पेंड किया गया है। ये दोनों के सेंस से इसको अंडरस्टैंड किया जाता है। नेक्स्ट, यदि अपन इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस क्या है, यहां पर पॉलिसी बनाने का जिक्र नहीं होता है, ये बस स्टडी करते हैं और बताते हैं कि आपकी पॉलिसी के हिसाब से ये आपने पैसा लिया है या नहीं लिया। इसकी जो रिकमेंडेशन है सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर है, और ये क्या करते हैं, एक पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम यानी कि पूरा एक्सपेंस हो गया उसके बाद ये स्टडी करके आपको बता रहे हैं, तो क्या कोई रियल फायदा हुआ, इस साल तो फायदा नहीं होगा। दिस इज द बेसिक आइडिया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं एस्टिमेट्स कमिटी के बारे में। ध्यान रखिएगा, जितनी भी अपन कमिटी बात कर रहे हैं ये सब एडवाइजरी इन नेचर है, कोई भी रिकमेंड करके फाइनल गवर्नमेंट का डिसीजन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एस्टिमेट कमिटी क्या करती है, कैसे वर्क करता है, बजट जब होता है तो क्या करते हैं, हर डिपार्टमेंट्स, हर मिनिस्ट्री अपना अपना एस्टिमेट पेश करते हैं, हमें इतना पैसा चाहिए। फिर क्या होता है, जब बजट प्रेजेंट होता है उसके बाद डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज क्या करती हैं, उसको स्टडी करती हैं। आगे अपन डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज को भी देखेंगे, ये स्टडी करती हैं और उसके बाद पार्लियामेंट में वोट होता है और फाइनली जाके वो बजट अप्रूव होता है। बट ये पूरे प्रोसेस के बाद एस्टिमेट कमिटी का काम आता है, वो क्या करते हैं, ये पूरे के पूरे एस्टिमेट और कितना खर्चा हुआ है साइड बाय साइड स्टडी करते रहते हैं। तो हर मिनिस्ट्री का क्या करेंगे, कितना एस्टिमेट था, कितना खर्चा हुआ, कहां पर खर्चा हुआ, वो मिनिस्ट्री वाइज स्टडी करते रहेंगे। यानी कि ये पूरे के पूरे बजट को, एस्टिमेट को स्टडी करते हैं और कितना एलोकेशन हुआ, कैसा काम हुआ। अब ये सबसे पहली बार कब सेटअप हुई थी, दिस वाज सेटअप इन 1921। उसके बाद 1950 में फिर से पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद सेटअप हुई थी अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ एक फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय के, वो थे जॉन मथाई। यदि इनका अपन देखें कंपोजिशन तो बिल्कुल ही वैसा ही कंपोजिशन है, बट एक डिफरेंस क्या है, यदि अपन ने बजट में देखा था तो बजट में क्या देखा था, सिर्फ और सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, सारे के सारे मनी बिल होते हैं और मनी बिल में सारे के सारे लोकसभा के मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी वजह से आप देखोगे इस कमिटी के सारे मेंबर्स क्या रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होंगे, राज्यसभा से कोई भी मेंबर नहीं होगा। लोकसभा से इस कमिटी में 30 मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, दैट इज अ बेसिक आइडिया। अब 30 मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पीएससी कमिटी से सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता, इसका टर्म क्या होगा, 1 साल के लिए। इसके अलावा वही सारी पार्टीज को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात होगी। इसी तरीके का जो 30 मेंबर्स होते हैं उनका जो होता है इलेक्शन होता है, वहीं पर जो चेयरमैन होता है उसे स्पीकर अपॉइंट करता है। ये बेसिक जो उसमें थे सारे के सारे यहां पर भी वैलिड हैं ऐसे ही। So, which of the following statement is incorrect regarding the estimate committee? Incorrect statement पूछ रहा है, गलत statement. It suggests economies in public expenditure. क्या suggest करता है? It examines estimate before they are voted by the parliament. बिल्कुल गलत। कहां पर अपन देखे हैं, बिफोर के लिए कौन करता है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। एस्टिमेट कमिटी तो बाद में वोट करता है। ऑल इट्स रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। इट इज कंस्टिट्यूटेड एवरी ईयर, ये भी बिल्कुल सही बात है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया, ठीक है, समझ में आ गया क्या करता है ये कमिटी। बिल्कुल अच्छे से स्टडी करेगा, बेसिक देखेगा कि कितना एस्टिमेट डिमांडेड है, कितना स्पेंड किया गया है और फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर दिए जा सकते हैं इसी के तहत। तो दैट इज द आइडिया। बट अगेन इसकी लिमिटेशन क्या है, जैसे कि अपन ने पिछले वाले में देखा था, सबसे पहले इट इज एडवाइजरी, इट इज ऑफ अ पोस्टमार्टम एक्सरसाइज, यानी कि पूरा का पूरा खर्चा हो जाता है उसके बाद किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जब वोट हो जाता है उसके बाद ये स्टडी करते हैं। तो इन एसेंस इसका कोई एसेंशियल यूज नहीं होता है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक और मेजर कमिटी की, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। जैसे कि अपन ने पीएसी देखा था, पब्लिक अकाउंट कमिटी, जो सीएजी की रिपोर्ट को स्टडी करती है। अब बहुत बार जो सीएजी होता है वो क्या करते हैं, पीएसयूस यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को लेकर भी रिपोर्ट पेश करते हैं। तो ये वाली रिपोर्ट यदि पीएससी स्टडी नहीं करती है तो कौन स्टडी करता है, कोपू यानी कि कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ताकि पब्लिक अंडरटेकिंग्स बहुत अच्छे से काम कर सके, एफिशिएंटली काम कर सके, इसीलिए कमिटी को सिचुएटेड किया, बनाया गया है। कम इंपॉर्टेंट है वो दो कमिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा उनको। बाकी इनका सिंपल है, 1964 में कृष्णन मेनन की रिकमेंडेशन पर सेटअप हुई थी। बिल्कुल वैसा ही है, टर्म 1 साल का। मेंबरशिप जो पीएसी की है बिल्कुल वैसे ही है, 22 मेंबर, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। और जो मेंबर्स होते हैं फिर से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से ही इलेक्ट होते हैं। जैसे इलेक्शन और अपॉइंटमेंट जो देखा था अपन ने वैसा ही हुआ था, मिनिस्टर इलेक्ट नहीं हो सकते, चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो अब इसका फंक्शन क्या है, वो ही जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग से लेकर रिपोर्ट आई है वो इसको स्टडी करते हैं। बट अगेन क्या है, लिमिटेशंस बिल्कुल वही सारी होंगी कि सबसे पहले एडवाइजरी रहेंगी। इनका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशंस देते हैं। उसके बाद क्या है, पोस्टमार्टम तरीके की एक्सरसाइज हैं। ये जो सारी कमिटीज हैं जिन काम के लिए इन्हें अलोकेट किया गया है सिर्फ उतना ही स्टडी करते हैं, यानी कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट पॉलिसी के सेंस से स्टडी नहीं करते हैं। ये सारी की सारी वही बातें हैं जो अपन हर जगह देख रहे हैं। अब नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटी आती है, वो है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। ये जो कमिटीज हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टोटल में 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हैं। इसमें में से लोकसभा में 16 कमिटीज हैं और राज्यसभा में 8 कमिटीज हैं। ये मिलके 24 कमिटी बनाती हैं। अब बेसिकली होता क्या है, ये सारी की सारी कमिटीज जो हैं किसी ना किसी मिनिस्ट्री के साथ अटैच है। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये उस मिनिस्ट्री के साथ अटैच हैं और उसके साथ मिलके काम करते रहती हैं। समझते हैं अपन। तो सबसे पहली बार इस कमिटी को कब सेटअप किया गया था, 1993 अंडर द रूल्स कमिटी ऑफ लोकसभा इसे सेटअप किया गया था। पहले सिर्फ 17 कमिटीज थी, बाद में इसकी यूटिलिटी देखा गया बढ़ते गई, तो 17 से बढ़ाकर इसे 24 बना दिया गया। बिल्कुल जैसे वो कमिटी है वैसे ही इन सारी कमिटीज का भी जो टर्म है 1 ईयर का होता है। और यदि आप देखोगे ये 24 कमिटी में से जो अभी अपन ने देखा कैसे वर्क करती हैं अपन समझेंगे। तो पहले देखते हैं व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ डीएससीज या डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। क्या कंपोजिशन होता है, तो इसका कंपोजिशन जो होता है 31 होता है। 31 में से 21 मेंबर जो होते हैं लोकसभा से होते हैं, वहीं 10 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। ध्यान रखिएगा इसके जो मेंबर्स रहते हैं वो नॉमिनेटेड रहते हैं स्पीकर से, इसमें इलेक्शन नहीं होता है। ये अंतर है दोनों में, ध्यान रखिएगा। अर्लियर जो पीएसी की कमिटी थी, एस्टिमेट कमिटी थी, उनके मेंबर्स का क्या था, चुनाव होता था। यहां पर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज का क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं उनका नॉमिनेशन होता है, यानी कि स्पीकर हैंड पिक करता है, तुम आओ तुम आओ तुम आओ, उस तरीके से ये कमिटी काम करती है। बिल्कुल वही है, मिनिस्टर काम नहीं करता है इसके अंदर। अब यदि जो 24 स्टैंडिंग कमिटीज हैं अभी अपन देखेंगे उसके बारे में, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। 2 मेजर काम करती हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार बिल जो होता है टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में टेबल करने के बाद जैसा अपन ने बात किया, पार्लियामेंट के पास उतना समय नहीं है कि वो डिस्कस कर सके, तो ये जो बिल है इसे कमिटी को रिफर कर दिया जाता है। जो भी मिनिस्ट्री के अंदर जो कमिटी अटैच है उसको रिफर कर दिया जाता है। फिर ये पार्लियामेंट्रियन जो इस कमिटी के मेंबर हैं कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, कुछ और लोगों को बुलाते हैं, बिल को क्लॉज बाय क्लॉज स्टडी करते हैं, एक एक क्लॉज को स्टडी करते हैं और उन्हें समझते हैं इससे क्या इंप्लीकेशन आ सकता है, और फिर डिबेट करके कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज करते हैं, और फिर ये जो नया बिल है ये वापस पार्लियामेंट में आता है। और इस तरीके से जो बिल बनाने की प्रक्रिया है बहुत ही ज्यादा रिफाइन होती है। एक अच्छे तरीके से एक अच्छा लॉ बनाने के लिए क्या जरूरी है, एक एक क्लॉज को अच्छे से काम किया जाए, और वो इस कमिटी द्वारा किया जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप देखोगे इंडिया के जो भी मेजर कानून है, अभी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कमिटीज के पास है, 2 बार रेफर किया जा चुका है, और उसके पहले भी जितने अच्छे कानून बने हैं वो कमिटीज के द्वारा ही है। इसके अलावा बजट को लेकर जैसे अपन ने ऑलरेडी बात कर लिया, जब बजट पेश किया जाता है तब सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं अपना एस्टिमेट करते हैं, और एक बार पहले बजट को
पेश किया जाता है पार्लियामेंट में जब फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ती हैं स्पीच, और उसके बाद जो सेशन रहता है पार्लियामेंट का रोक दिया जाता है। उसके बाद इस जो बजट है डिपार्टमेंटल वाइज इन डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी को भेजा जाता है, जहां पर ये बिल्कुल एग्जामिन करते हैं और इन्हें एक फिक्स्ड टाइम दिया रहता है जहां पर इसे ये अप्रूवल देते हैं। उसके बाद इस फिक्स टाइम में ये पार्लियामेंट को रिफर करते हैं, पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा, क्योंकि लोकसभा ही बजट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फिर उसके बाद लोकसभा बजट को उठाती है और वोट करती है। तो दो मेजर काम हैं जो आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। बट ध्यान रखिएगा ये कोई भी कट मोशंस रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि 1,000 रुपए मांगा है किसी डिपार्टमेंट ने तो ये क्या कर देंगे, नहीं 1,000 नहीं देंगे, हम 900 रुपए देंगे। इसमें ऐसे काम नहीं करते हैं। इनका काम होता है बस स्टडी करना और अपनी बताना इसके बारे में कि ये कैसा होल्ड करता है, एनालाइज करके रिप्रेजेंट करना। बजट को कट करना इनका काम नहीं है, ठीक है। और बाकी सब अपन ने कर ही लिया। अब दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। इसी के साथ जो मेजर कमिटीज थी, जो इंपॉर्टेंट थी, ये आपका हो चुका है। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट, क्योंकि बिना समझाए ये याद करना पड़ जाएगा आपको। तो बस इसमें आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या है, कंपोजिशन याद रखना है, क्या करती है काम उसको याद रखिएगा, कब पहली बार सेटअप हुई थी और इनका काम क्या है। इतना विल डू इट ऑल। इससे ज्यादा कोई भी कमिटीज के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क होगा, एक बहुत ही लेंथी टास्क होगा, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आउट ऑफ द रीच हो जाएगा। So that's all for this topic. Thank you and have a great day.